सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं अकबर रिजवी और कहानी का नाम है मानसरोवर के हंस। लेखक हैं कमलेश्वर। तो आइए शुरू करते हैं कहानी मानसरोवर के हंस। अन्ना, अब खतों में कुछ लिखने को रह नहीं गया है, और फिर फायदा भी क्या। इन खतों को लिखता हूँ और समंदर में पोस्ट कर आता हूँ, पता नहीं पहुँचते हैं या नहीं। उस खत का क्या अर्थ रह जाता है जो पहुँचे ही नहीं। कहानियाँ और खत लिखना एक सी बात है, एक ही बात तो कहनी होती है। सबके कष्ट अलग अलग हैं, पर संघर्ष तो सबका एक सा है। पता नहीं अब तुम उन मीटिंगों में जाती हो या नहीं, तुम्हारे सब साथी कहाँ हैं। एक दिन अखबार में पढ़ा था कोई अरेस्ट हुआ था, शायद अब सब बिखर गए हैं। तुम कितना बिखर गई हो इसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं। बस यही एक बात बार बार याद आती है, जितना सा वक्त हमें मिलता है उनमें और कुछ के लिए जगह कहाँ है। और कुछ से बहुत ज़्यादा चिंताएं ही इतने से वक्त में निपट नहीं पाती। कितने छल चारों तरफ छाए हैं, कहाँ तक जाएगा यह संघर्ष। शायद तुम्हें याद हो, तुम्ही ने एक खत में लिखा था, बारिश में सब कुछ ज़्यादा याद आता है, यादों में नहाकर मन मुक्त हो जाता है। बारिश की ही रात थी वह, मैं मैनपुरी में था। तुमने काली और पीली आंधियाँ देखी हैं? मेरे इस छोटे से शहर में बारिश आने से पहले काली या पीली आंधी आती है। छोटा सा शहर एक अंधेरी सुरंग में बंद हो जाता है। कभी कभी टिड्डियों की आंधी आती है, पूरा आसमान काला पड़ जाता है। खेत कांपने लगते हैं कि कहीं टिड्डियां बैठ न जाएं। एक बार तुम्हें मैं अपने इस छोटे से शहर में लाऊंगा ज़रूर। सब कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, ख़ासतौर से एक चीज़। सूखे के दिनों में जब जानवर मरते हैं तो गिद्धों के झुंड आते हैं। मैंने घंटों खड़े रहकर गिद्धों को देखा है। कितना अजीब है यह कि हर बरस गिद्धों का वही झुंड आता है। तुम कभी देखना, जानवर कोई भी मरे पर गिद्ध वही आते हैं। खैर, वह बारिश की रात थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। सब कुछ ज़्यादा याद आ रहा था। रात बहुत काली थी, पुराना मकान था जो तुमने अब तक नहीं देखा। मैं छोटा सा लैंप जलाए बैठा था कि देखा जंग लगी छड़ों के बाहर एक भीगी हुई छाया खड़ी है। उसने मुझसे कुछ पूछा, मैं समझ नहीं पाया। दरवाज़ा खोलकर मैंने उस छाया को देखा। वह एक बूढ़ा था, सन्यासी की तरह दिखने वाला, एक निहायत बीता हुआ बूढ़ा, बुझा सा, जैसे कोई जला हुआ मुर्दा राख की ढेरी से उठकर आ गया हो। सुनो, इस तरह की प्रतीति मुझे बहुत बार हुई है। मेरे जो साथी गोलियां खाकर घायल हुए और मरे, बहुत बार वे अपनी चिताओं से उठकर मेरे साथ आए हैं। पर वह बूढ़ा आदमी पहचाना हुआ नहीं था। वह जल्दी में भी नहीं था, बात करने या कुछ पूछने की उतावली भी उसमें नहीं थी। सील आई दीवारों को देखकर बहुत धीरे से उसने पूछा था, जगदम्बे दादा का मकान यही है? तुम्हें ताज्जुब होगा, पर यह सच है कि अपने पिता का नाम सुनकर भी कुछ क्षणों के लिए मैं याद नहीं कर पाया कि मेरे पिता का नाम यही था। मुझे उनकी ज़रा भी याद नहीं। मैंने उन्हें देखा होगा उस बहुत छोटी उम्र में जिसकी कोई याद शेष नहीं रहती। कुछ क्षणों बाद मैंने पिता का नाम याद किया तो सहसा बोला, जी जी जी, यही है। आप कहाँ से आए हैं? तिब्बत से। उन्होंने ऐसे कहा जैसे सामने वाली गली से आए हों। फिर उन्होंने उतनी ही उत्तेजना रहित आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? सवाल मुझे अटपटा लगा, पर उनके पूछने में कोई दंश नहीं था। उन्हें एक बार गौर से देखकर मैंने कहा, मैं उनका सबसे छोटा लड़का हूँ। उन्होंने इस रिश्ते के प्रति कोई सरोकार नहीं जताया। धीरे से फिर बोले, घर में कोई और है? अम्मा है। मैंने कहा, उन्हें बुला दोगे?
वह बोले। और अम्मा के आने के बाद सब कुछ 1 मिनट में ही साफ हो गया। वह बूढ़े व्यक्ति मेरे चाचा थे, सेनापति चाचा, जो करीब 30 साल बाद तिब्बत से लौटे थे। वो वहाँ जाकर बौद्ध हो गए थे। दलाई लामा के साथ जो लोग तिब्बत से भाग कर आए थे, उसी काफिले में वो भी देश लौटे थे, अपनी पुरानी यादों को साथ लिए। शायद बारिश में उन्हें भी सब कुछ ज़्यादा याद आया हो। वो एक अनागरिक थे। अब ना उनका कोई देश था, न घर। वो न कुछ देने आए थे, न लेने, सिर्फ छूटा हुआ देखने आए थे। दार्शनिकों की तरह बातें करते थे। 70 से ज़्यादा उम्र हो जाने के बावजूद वह कतई जल्दी में नहीं थे। वह हारे हुए नहीं, पश्चाताप के मारे हुए थे। अन्ना, मुझे मालूम है कि तुम और तुम्हारे साथी भी हारे हुए नहीं हैं। मैं और मेरे साथी भी हारे हुए नहीं हैं। हम सताए हुए हैं। ये गोलियां, गिरफ्तारियां और ज़्यादतियां चारों तरफ सीलन की तरह नीवों में समाया हुआ यह छल काली आंधी की तरह घर घर में घुस गया। यह अंधेरा कैसे क्या होगा अन्ना, मुझे नहीं पता। तुम कहाँ हो, किस हाल में हो? तुम्हें याद है वे क्षण जब मैं कमज़ोर पड़ गया था? तुम ही ने कहा था, मन तो ज़रूर करता है कि अपने प्यार को भी जी लिया जाए, पर प्यार करते हुए कितना ओछापन व्यापता है। मन खुश नहीं होता, शरीर मुक्त नहीं होता। जिस संघर्ष के लिए हमने अपने को दिया है, उसके बीच ये आपसी सुख उठा लेना भी चोरी करने जैसा हो जाता है। लगता है हमें ये हक नहीं है। क्यों अन्ना, क्या हम सब भी अनागरिकों की तरह ही मारे जाएंगे? यह सब क्या है? क्या हम कहीं के भी, किसी के भी कुछ होकर नहीं मर पाएंगे? सेनापति चाचा की कहानी सुनोगी तो दहल जाओगी। यूँ कोई साम्य नहीं है अपनी और उनकी कहानी में, अपने वक्त और उनके वक्त में। पर उनकी कहानी में कुछ ऐसा ज़रूर है जो गुस्से से भर देता है, जो कहीं हमें हमारे मालूम विश्वास के प्रति आगाह करता है कि विश्वासघात उसके साथ होता है जो विश्वास करता है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आज़ादी से पहले मेरा यह छोटा सा शहर एक अर्ध परतंत्र राज्य था, ब्रिटिश गवर्नर के अधीन। लेकिन अंग्रेज़ों को हमेशा शक रहता था कि यह छोटा सा राज्य कहीं किसी दिन विद्रोह और स्वतंत्रता की मशाल लेकर खड़ा न हो जाए। क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित की शिवाजी समिति उस समय सक्रिय थी। मैनपुरी क्रांतिकारियों की भूमि बन गई थी। माँ त्रिवेदी और शिवाजी समिति के सदस्य उस समय वही सब कर रहे थे जो आज हम या तुम कर रहे हैं या हमारे साथी कर रहे हैं। अंग्रेजों को जब इन षड्यंत्रकारियों का पता चला और सोमदेव अंग्रेज बहादुर का गवाह बन गया, तो राम प्रसाद बिस्मिल फरार हो गए और गेंदालाल दीक्षित कोटा की तरफ भाग गए। तब इस राज्य पर बिजली गिरी। उस समय सेनापति चाचा राज्य की फौज में हवलदार थे। बौद्ध तो वह बाद में हुए। अंग्रेजों की फौज ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। लड़ाई हुई थी और राजा साहब लड़ते लड़ते बनारस की तरफ पलायन करने लगे थे। मेरे बाबा राजा साहब की छोटी सी वफादार टुकड़ी में थे। आखिर वह मारे गए और राजा साहब कैद कर लिए गए थे। छोटी रानी साहिबा ने तत्काल अंग्रेजों से समझौता कर लिया था और चाचा अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। वे काली आंधी के दिन थे अन्ना। किले में अंग्रेजों की आवभगत और शुभ आगमन के जश्न चल रहे थे। पूरी फौज के हथियार अंग्रेजों ने रखवा लिए थे। छोटी रानी को राजकाज चलाने का हक दे दिया गया था और 100 जवानों की एक टुकड़ी किले की रक्षा और रानी के सम्मान के लिए छोड़ दी गई थी। असल में 100 सिपाहियों की यह फौज
दिखावटी फौज थी जिसे मेरे राज्य की जनता ने सलामी फौज का नाम दिया था। इस सलामी फौज के सेनापति बने थे चाचा। उन्हें जमींदारियां मिली थीं, किले के पास वाली हवेली मिली थी और छोटी रानी का हिना में डूबा हुआ बिस्तर मिला था। वह दौर बहुत भयानक था। सेनापति बिना तिलक के ही राजा बन गए थे, पर उनका घर आना जाना बंद हो गया था। आखिर वो घर बाबा का था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते मारे गए थे। मुझे याद है अन्ना, घर में सेनापति चाचा का कभी किसी ने नाम तक नहीं लिया। उनके लिए अगर कहीं कुछ था तो वह थी केवल घृणा। यह सब तो माँ ने बताया उस रात जब सेनापति चाचा बारिश में भीगे हुए आए थे। भाभी, मुझे पहचाना? सेनापति चाचा ने माँ को देखकर कहा था। माँ के चेहरे पर तिरस्कार भी था और अवसाद भी। 30 बरस के समय ने उन्हें बहुत सौम्य बना दिया था। फिर भी व्यंग से माँ ने यही पहला सवाल किया था, तुम्हारे वे मेडल और तलवारें कहाँ गईं जो अंग्रेजों ने दी थी? सेनापति चाचा ने एक बार बुझी बुझी आंखों से अम्मा की ओर देखा था और सिर झुकाकर बैठ गए थे। अम्मा ने फिर व्यंग किया था, तुम्हें मालूम है सेनापति, अंग्रेज अब चले गए हैं, पर तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारे लोग तो दिल्ली लखनऊ में हैं जो अब राज चला रहे हैं। तुम गायब ना हो गए होते तो शायद तुम भी राजकाज में हाथ बटा रहे होते। वहाँ जा सकते हो, यहाँ क्या है? अम्मा का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उनके गायब होने की दास्तान भी मुझे पता नहीं थी, पर बाद में सब कुछ मालूम पड़ गया था। यह तुम्हारा सबसे छोटा भतीजा है सेनापति। इस घर की परंपरा अभी खत्म नहीं हुई है। यह भी सर पर कफन बांधे घूम रहा है। राज बदलने से क्या होता है? अम्मा कह रही थीं और मुझे लग रहा था कि अम्मा में यह अहम और सही बोध कहाँ से आ गया है। वह तो कभी बात ही नहीं करती थी। भाभी, सेनापति चाचा ने कहा था, सब कुछ कह लो, सब सुनता जाऊंगा। अगर यह मन इस तरह अशांत न हुआ होता तो मान सरोवर से लौट कर न आया होता, बौद्ध क्यों हो जाता, और अब इतने बरसों बाद साक्षात महाबोधि के साथ भागकर अपने देश क्यों आता। बोध यही है जो स्वतंत्र होकर जीना चाहता है। भाभी, वह अनागरिक होता है। वह राज्य का नहीं होता, सत्ता का नहीं होता, वह सिर्फ सिद्धांत का होता है। मैं पूरी तरह उलझ गया था। सेनापति चाचा का सलामी फौज का सिपह सालार होना, रानी के साथ गुमनाम पति की भूमिका निभाना, फिर मानसरोवर जाना और मानसरोवर से गायब होकर तिब्बत में खो जाना, बौद्ध होना और चीनियों के आक्रमण और घेराबंदी के बाद तिब्बत से दलाई लामा के साथ भागकर फिर देश लौटना। यह एक लंबी दास्तान है अन्ना। उच्छल, कपट, त्याग, उत्कट प्रेम, विराग और बोध की, जो हर दौर में दोहराई जाती है और हमें छला जाता है। हम मानसरोवर के हंस हैं अन्ना, जिन्हें सेनापति चाचा ने छला था। छल के बाद कोई बौद्ध हो जाए या सन्यासी, क्या होता है? यह उन्हीं दिनों की बात है जब क्रांतिकारी अपनी जान पर खेल रहे थे और सेनापति चाचा रानी के महल में रंगरलियां मना रहे थे। अंग्रेज कमिश्नर या कलेक्टर के आने पर स्वागत में सलामी फौज को सजाकर खड़े होते थे और सैल्यूट देते थे। क्रांतिकारियों को खदेड़ खदेड़ कर मारते थे और जनता को विश्वास दिलाते थे कि उसे हर तरह से खुशहाल और संपन्न रखा जाएगा। अंग्रेज बहादुर धीरे धीरे हमें अपने पैरों पर खड़ा करके अलग हो जाएंगे और हम खुद मुख्तार हो जाएंगे। क्रांतिकारी इस खुद मुख्तार होने की प्रक्रिया में खलल डाल रहे हैं और मेरे राज्य की मासूम जनता छली जा रही थी, उसी तरह जैसे मानसरोवर के हंसों को सेनापति चाचा ने छला था। यह एक भीषण घटना है अन्ना।
छल करने के बाद फिर शेष क्या रह जाता है? फिर चाहे पश्चाताप करो या कुछ और, हंस तो फिर जीवित होने से रहे। छोटी रानी को गठिया हो गया था। सेनापति चाचा अपने उत्कट प्रेम का सबूत देना चाहते थे। राजवैद्य ने बताया था कि यदि हंस का मांस मिल सके तो उनका रोग जड़ से जा सकता है। गठिया और हंसों का मांस, कुछ समझ में आता है अन्ना? और सेनापति चाचा 6 सिपाहियों को लेकर मानसरोवर की लंबी यात्रा पर निकल गए थे। कई महीनों बाद वह झील पर पहुंचे थे, वर्दियों और बंदूकों से लैस। मानसरोवर में बर्फ के टुकड़े हंसों की तरह तैर रहे थे और हंस बर्फ के टुकड़ों की तरह। लेकिन उन्हें मारना तो आसान था, पकड़ना मुश्किल था। सलामी फौज के 7 वर्दीधारी फौजी बहुत देर तक मानसरोवर के तट पर चक्कर काटते रहे, हंसों को बहलाते फुसलाते रहे, पर हंस बीच झील में तैरते रहे। सिपाहियों ने जब बंदूकें तानी तो वे बीचों बीच एक झुंड में सिमट गए और अपनी नरम नरम गर्दन फैला फैला कर मासूम आंखों से सिपाहियों को भयभीत से देखते रहे। गोली चलाना बेकार होगा, सेनापति चाचा ने कहा था। क्यों? एक सिपाही ने पूछा था। वे बीच झील में मर भी जाएंगे तो लेने कौन जाएगा? और हताश होकर 7 सैनिक लौट आए थे। पड़ाव पर आराम करते हुए वे सोचते रहे थे और दूसरे दिन सवेरे वे फिर मानसरोवर की ओर गए थे। हंस उसी तरह बीच झील में तैर रहे थे। 7 वहीं किनारे पर बैठ गए थे और कुछ देर बाद उन्होंने देखा था कि अपने मासूम विश्वास को लिए हुए हंस तट की ओर तैरते चले आ रहे थे। वे तट पर आकर अपने पंख फड़फड़ाने और नरम गर्दन फैलाने लगे थे कि 7 ने हंसों को पकड़ लिया था और उनकी गर्दन मरोड़कर रानी की गठिया के इलाज के लिए मांस प्राप्त कर लिया था। इस बार वे सैनिकों की वर्दी में नहीं, साधुओं के बाने में आए थे और हंस चले गए थे। इसके बाद सेनापति चाचा वहीं से गायब हो गए थे और तिब्बत में जाकर बौद्ध हो गए थे। और अब वही सेनापति चाचा 30 साल बाद अनागरिक होकर लौटे थे। वह मेरे चाचा भी थे, वह पश्चाताप के मारे हुए भी थे, पश्चाताप की पवित्रता का लबादा ओढ़े हुए भी थे। पर इससे क्या होता है अन्ना? यह तो बिल्कुल दूसरी कहानी है जो कोई तथाकथित मानवतावादी सौंदर्यवादी कहानीकार कभी तुम्हें सुनाएगा। वह न मेरे बस की है और न मेरे समय की। तो यह थी कहानी मानसरोवर के हंस। कमलेश्वर की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्व रखती है।